हेलो दोस्तों। आज का टॉपिक है कोरोगेटेड बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसका ये फर्स्ट पार्ट है जिसे हम प्री प्रोसेस कहते हैं। इसमें हम समझेंगे कि कोरोगेटेड बोर्ड को हम कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं, और इसके बाद जो अगली वीडियो है उसमें जो पोस्ट प्रोसेस होता है, बोर्ड बनने के बाद जो प्रोसेसेस होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में अभी समझते हैं। चलिए कोरोगेटेड बॉक्स की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को अभी समझते हैं। जो कोरोगेटेड बॉक्स होता है उसका जो रॉ मटेरियल होता है वो एक तो सेमी क्राफ्ट पेपर हो सकता है, वो एक तो क्राफ्ट पेपर हो सकता है, या फिर वो एक ड्यूप्लेक्स पेपर भी हो सकता है। बट फॉर एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे एक क्राफ्ट पेपर। जो क्राफ्ट पेपर जब मैन्युफैक्चर होता है उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो एक बड़ा सा क्राफ्ट पेपर का रोल होता है जिसे हम जंबो रोल भी कहते हैं। उस रोल को यहाँ पे सबसे पहले कोरोगेटेड इंडस्ट्री में फीड किया जाता है। जो भी जीएसएम का आपका बॉक्स बनाना है आपको, उसका रोल फीड किया जाता है। नाउ इसके बाद जो दूसरी लाइन होती है उससे कहते हैं फ्लूट फॉर्मेशन लाइन। नाउ जो भी बॉक्स की जो फ्लूट हाइट हम डिसाइड करते हैं उसके हिसाब से जो सिलेंडर होता है, फ्लूट फॉर्मेशन सिलेंडर, उसे सेटल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरी फ्लूट हाइट सी टाइप है तो सी टाइप का जो सिलेंडर है वो लगाया जाता है। एज वेल एज जो हम रोल फीड करेंगे, जो जिस जीएसएम का हम रोल फीड करेंगे उससे भी यहाँ पे लगाया जाता है। जो पेपर हमने सिलेक्ट किया तो ऑफ द रिस्पेक्टिव जीएसएम हम उसको पास करते हैं थ्रू दी कोरोगेशन सिलेंडर, जिसे हम फ्लूट फॉर्मेशन सिलेंडर भी कहते हैं। जब हम इस पेपर को पास करते हैं इस कोरोगेशन सिलेंडर से, जो एक हीटेड कंडीशन में होता है, तब जो पेपर है वो कन्वर्ट होता है इनटू वेवी शेप्ड फ्लूट लेयर। जो भी हमारा रिक्वायर्ड फ्लूट साइज होती है उसके हिसाब से जो पेपर है वो इस रोलर से जब हम पास करते हैं तब वो उसका शेप ले लेता है। इसे हम फ्लूट फॉर्मेशन कहते हैं। फ्लूट फॉर्मेशन के बाद हमारे पास एक लाइनर पेपर रोल फीड है एंड दूसरी एक फ्लूट फॉर्म्ड फीड है। नाउ इस लाइनर एंड फ्लूट को हमें ज्वाइन करना होता है। ये जो ज्वाइनिंग होता है ये होता है बाय मीन ऑफ एडिसिव। यहाँ पर मोस्ट कॉमनली स्टार्च बेस्ड एडिसिव को यूज़ किया जाता है फॉर बॉन्डिंग दी लाइनर एंड फ्लूट। पिछले वीडियो में मैंने एडिसिव टॉपिक को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस लिंक को एक्सेस कर लीजिए एंड ये वीडियो देख लीजिए। कमिंग बैक टू टॉपिक, जब एक लाइनर एंड एक फ्लूट जब हम स्टिक करते हैं उसके बाद ये जो 2 प्लाई रोल है उसे हम पास करते हैं थ्रू दी अनदर सिलेंडर, जहाँ पे एक लाइनर रेडी होता है और वो स्टिक होता है टू दी 2 प्लाई रोल। ये जो फॉर्म होता है इसे कहते हैं 3 प्लाई बोर्ड। बोर्ड को इसके बाद हम पास करते हैं स्लिटिंग एंड क्रीजिंग रोलर से। नाउ स्लिटिंग जो होता है, जो भी हमारा रिक्वायर्ड डायमेंशंस होते हैं बॉक्स के, उसके हिसाब से जो एजेस होते हैं उसे कट किया जाता है। एंड जो क्रीजिंग रोलर या फिर स्कोरिंग रोलर होता है वो ऐसी जगह पे हम करते हैं जहाँ पे बॉक्स की जो है वो फोल्डिंग होती है। स्लिटिंग एंड क्रीजिंग होने के बाद जो भी हमारा रिक्वायर्ड ब्लैंक साइज होता है उसके हिसाब से इसे कटिंग किया जाता है थ्रू दी कट ऑफ नाइफ। लास्टली हम इन ब्लैंक्स को एक के ऊपर एक रख के कलेक्ट करते हैं फॉर दी फर्दर प्रोसेस सच एज डाई कटिंग, प्रिंटिंग एंड एक्सेट्रा। ये थी एक बेसिक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ कोरोगेटेड बॉक्स। नाउ अभी हम इसे और थोड़ा डिटेल में इसे अच्छे से समझते हैं। लास्ट स्लाइड में हमने समझा था कि एक बोर्ड जो है वो कैसे मैन्युफैक्चर होता है, एज वेल एज फ्लूट जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं एंड वो लाइनर के ऊपर कैसे बॉन्ड करते हैं बाय मीन ऑफ एडिसिव। इसको हम थोड़ा वीडियो थ्रू समझते हैं ताकि जो आपके कंसेप्ट है वो और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से एक पेपर रोल पास होता है थ्रू दी कोरोगेशन सिलेंडर। जब ये पेपर कोरोगेशन सिलेंडर से पास होता है तब वो पेपर उसका शेप ले लेता है। इसे हम फ्लूट फॉर्मेशन कहते हैं। जब फ्लूट फॉर्मेशन हो जाता है तब जो ग्लू रोलर है वो उसके फ्लूट के टिप के ऊपर एडिसिव को लगाता है।
और जो अपकमिंग लाइनर है उसके ऊपर ये जो फ्लूट है वो स्टिक हो जाता है। इसे हम कहते हैं सिंगल फेस वेब यानी 2-ply रोल। सो इसके अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर होता है जिसको हम अभी डिस्कस करेंगे। वो है कि जो फ्लूट फॉर्मेशन होने से पहले पेपर को प्री हीट एज वेल एज मॉइस्चराइज किया जाता है टू सम एक्सटेंट। तो चलिए ये ऐसा क्यों किया जाता है इसको समझते हैं। सो नाउ प्री हीटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग ऑफ द पेपर बिफोर फ्लूट फॉर्मेशन ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि प्री हीटिंग एंड मॉइस्चराइजिंग की वजह से जो पेपर है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है एंड वो ईजियर हो जाता है टू मोल्ड द शेप ऑफ द पेपर इनटू अ वेवी फ्लूट शेप एज वेल एज वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम पेपर क्रैक्स, टीयर्स या फिर ब्रेकेज ऑफ द पेपर ड्यूरिंग द फ्लूट फॉर्मेशन। सो अभी मॉइस्चर एंड हीट दोनों का क्या फंक्शन होता है वो अभी समझते हैं। सो मॉइस्चराइजिंग का फंक्शन ये होता है कि जब हम पेपर को मॉइस्चराइज करते हैं टू सम एक्सटेंट बिफोर कोरोगेशन फॉर्मेशन, तो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेपर के फाइबर्स होते हैं वो सॉफ्टन हो जाते हैं और पेपर के फाइबर सॉफ्टन होने के वजह से पेपर जो है वो बहुत ही फ्लेक्सिबल हो जाता है और फ्लेक्सिबिलिटी के वजह से वो इजीली बेंड हो सकता है इनटू अ वेवी फ्लूइड शेप व्हेन पास थ्रू द कोरोगेशन रोलर। सो पेपर मॉइस्चराइजिंग के बाद हम हीटिंग करते हैं टू सम एक्सटेंट। सो जो भी मॉइस्चराइज पेपर होता है उसको जेंटली हीट किया जाता है टू फर्दर इंक्रीज इट्स फ्लेक्सिबिलिटी, जिसके वजह से जो फ्लूइड फॉर्मेशन है वो स्मूथली बन सके ऑन दी कोरोगेशन रोलर। हीटिंग ऑल्सो एंश्योर करता है कि जो मॉइस्चर है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो थ्रू दी पेपर, जो कि प्रिवेंट करेगा क्रैकिंग एंड टेयरिंग व्हेन इट इज मोल्डेड इनटू फ्लूट शेप। सो अभी हमने समझा फंक्शन ऑफ मॉइस्चराइजिंग एंड हीटिंग, बट जो ये मॉइस्चराइजिंग होता है वो कितना होना चाहिए, वो कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, और उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं ऑन द पेपर वो अभी हम समझते हैं। सो अगर मॉइस्चर जो है वो पेपर के अंदर बहुत ही अगर कम हो जाता है तो पेपर जो है वो ब्रिटल एंड स्टिफ हो जाता है, जिसके वजह से उसमें क्रैक्स या टीयर या ब्रेकेज हो सकता है जब भी हम फ्लूइड शेप को फॉर्म करते हैं। सो मॉइस्चर कम होने की वजह से भी इरेगुलर फ्लूइड फॉर्मेशन होता है, क्योंकि जो लो मॉइस्चर के वजह से अनइवन बेंडिंग होती है और अनइवन बेंडिंग होने के वजह से इरेगुलर एज वेल एज मिस हैपन फ्लूइड्स क्रिएट होते हैं, जो कॉम्प्रोमाइज होता है ऑन दी बोर्ड्स स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी एज वेल एज फ्लूइड जो है वो वीकर होने के वजह से उसमें जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही लैकिंग होती है। उसके वजह से स्ट्रॉन्ग एंड रेजिलेंट फ्लूइड्स फॉर्म नहीं होते हैं, जो कि अफेक्ट करता है कंप्रेशन स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू होल्ड दी वेट। सो हमने समझा कि अगर मॉइस्चर कम होता है तो क्या होता है, बट अगर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है उसे अभी हम समझते हैं। सो पेपर के अंदर जब मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट पेपर हो जाता है, मतलब एक्सेसिव मॉइस्चर की वजह से पेपर जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाता है, जिसके वजह से पेपर के अंदर रिंकल्स, वार्पिंग या फिर जब वो फ्लूइड फॉर्मेशन होगा उसका, जब वो प्रेशर अप्लाई करेगा तब वो जो पेपर जो है वो बकल करेगा, एज वेल एज उसमें बहुत ही डिफ़िकल्टी होगी फॉर होल्डिंग दी शेप, बिकॉज हाई मॉइस्चर जो है वो फ्लूइड्स को प्रिवेंट करता है फ्रॉम होल्डिंग देयर वेवी शेप, जिसके वजह से वीक और कोलैप्स फ्लूइड्स फॉर्म होते हैं। एंड मॉइस्चर ज़्यादा होने की वजह से लॉन्गर ड्राइंग टाइम को देखने को मिलेगा, जिसके वजह से हमारा प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही स्लो डाउन हो जाएगा। सो फिर करेक्ट मॉइस्चर वैल्यू कितनी होती है? सो करेक्ट मॉइस्चर वैल्यू पेपर के अंदर होनी चाहिए लगभग 6 to 12%। सो अगर 6 to 12% अगर मॉइस्चर रहता है पेपर के अंदर तो वो फ्लेक्सिबल भी होता है, वो फ्लूइड शेप जो है उसे होल्ड भी करके रखेगा, एज वेल एज इट विल क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल फ्लूइड्स, एज वेल एज हमारी जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ एज वेल एज जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो भी मेंटेन रहेगी। सो जैसे कि हमने समझा कि मॉइस्चर का लो या हाई होने से क्या इफ़ेक्ट होता है, सिमिलरली हीटिंग वो अगर कम होती है या ज़्यादा होती है तो क्या इफ़ेक्ट आता है पेपर के अंदर वो अभी समझते हैं। सो जब हम पेपर को कम हीटिंग देते हैं सो उसकी वजह से क्या होता है, जो पेपर जो है उसकी जो स्टिफनेस है वो
इंक्रीज़ हो जाती है। सो लो हीटिंग की वजह से जो पेपर फाइबर्स होते हैं वो सफिशेंटली लूजन नहीं हो पाते हैं, जिसके वजह से पेपर जो है वो बहुत ही स्टिफ हो जाता है और वो डिफ़िकल्ट हम होता है पेपर को बेंड करने में। सो डिफ़िकल्टी इन बेंडिंग की वजह से जो फ्लूइड फॉर्मेशन है वो बहुत ही पुअर हो जाएगा। सो उसके वजह से आपको अनइवन एंड इर्रेगुलर शेप जो है वो देखने को मिलेगा। सो इनएडिक्वेट हीटिंग के वजह से भी जो बॉन्डिंग होता है लाइनर एंड फ्लूइड मीडियम का वो भी बहुत ही अफेक्ट होता है, जिसके वजह से वीक एडिशन जो है वो क्रिएट होता है एंड जो कोरोगेटेड बोर्ड होगा उसका जो स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होगी वो भी बहुत ही वीक होगी। सो नाउ इफ़ अगर हमने पेपर को ओवर हीट कर दिया फिर क्या होता है? सो ओवर हीटिंग ऑफ पेपर करने से जो पेपर में का जो मॉइस्चर होता है वो ड्राई आउट हो जाता है, जिसके वजह से पेपर जो है वो ब्रिटल हो जाता है और उसको जो बेंडिंग जो हम करेंगे जब कोरोगेशन फॉर्म हम करते हैं तब जब हम बेंडिंग करेंगे उस टाइम क्रैक्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, एज वेल एज वो शेप जो है वो अपना होल्ड नहीं कर पाएगा। सो अगर हम सेकेंड पॉइंट देखें, अगर हम हीटिंग को बहुत ज़्यादा करते हैं सो उसके वजह से क्या होता है, प्री मैच्योर जेलेटाइजेशन ऑफ एडिसिव क्रिएट होता है। तो इसका मतलब क्या है, अगर टेम्परेचर अगर बहुत ज़्यादा रहता है सो जो स्टार्च एडिसिव होता है वो जेलेटाइज बहुत जल्दी हो जाता है, जिसके वजह से जो एडिसिव की जो इफ़ेक्टिवनेस होती है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। सो उसके वजह से जो बॉन्डिंग होती है लाइनर एंड फ्लूइड पेपर की वो बहुत ही वीक हो जाती है। सो इसका करेक्ट रेंज जो होती है, हीटिंग रेंज, वो लगभग होती है 150 फेराइट टू 180 फेराइट। सो इस रेंज में ही आपका जो पेपर है वो प्रॉपरली फ्लूइड फॉर्म कर पाएगा और जो आपकी बॉक्स की जो स्ट्रेंथ है वो हमेशा मेंटेन रहेगी। सो ये था इम्पोर्टेंस ऑफ हीटिंग एज वेल एज मॉइस्चराइजिंग दी पेपर बिफोर फ्लूइड फॉर्मेशन। सो बिफोर फ्लूइड फॉर्मेशन हम क्यों मॉइस्चराइज करते हैं एज वेल एज हीट करते हैं पेपर को, ये हमने अभी डिटेल में इसका कंसेप्ट जो है वो समझ लिया है। अभी हम आगे मूव ऑन करते हैं और समझते हैं कि जो स्लिटिंग होता है, जो क्रीजिंग होता है, वो कैसे किया जाता है। सो चलिए अब समझते हैं कि जो फ्लूइड फॉर्मेशन एज वेल एज बॉन्डिंग बिटवीन लाइनर एंड फ्लूइड फॉर्मेशन होता है जब वो कंटिन्यूस एक कोरोगेटेड बोर्ड बनता है, उसके बाद क्या प्रोसेस होते हैं। सो इसके बाद जो प्रोसेस आती है वो होती है स्लिटिंग एंड स्कोरिंग प्रोसेस। सो स्लिटिंग यानी क्या होता है, जो एक स्लीटर होता है, एक ब्लेड होता है जो मशीन में फिक्स किया जाता है। जो मशीन जो है वो बोर्ड को कट करती है इनटू रिक्वायर्ड विड्थ और लेंथ। सो बेसिकली ये जो एजेस होते हैं कंटिन्यूस कोरोगेटेड बोर्ड का उसे ट्रिम करता है और जो लार्ज सीट साइज होती है उसको कट डाउन करता है टू दी रिक्वायर्ड साइज। सो स्लिटिंग के बाद जो ऑपरेशन होता है वो होता है स्कोरिंग। नो स्कोरिंग यानी हम जो बोर्ड होता है, जो कोरोगेटेड बोर्ड होता है, उसमें हम एक क्रीजिंग लाइन क्रिएट करते हैं। सो ये जो क्रीजिंग होता है वो बोर्ड के ऐसे एरिया में होता है जहाँ पे हमें बॉक्स को जो है वो फोल्ड करना होता है। लाइक जो फ्लैप्स हमारे होते हैं या जो सीम्स होते हैं उस एरिया में ये जो क्रीजिंग होता है इसे किया जाता है। सो स्कोरिंग के वजह से जो फोल्ड्स है वो हम इसे इजीली एज वेल एज जो असेंबली है वो इजीली बॉक्स की कर सकते हैं। सो चलिए वीडियो थ्रू हम इस कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो, जो बोर्ड है उसके ऊपर स्लिटिंग एंड स्कोरिंग ऑपरेशन फॉर्म हो रही है। सो जैसे कि हमने देखा था, स्लिटिंग जो होता है उसमें हम जो एजेस होते हैं बोर्ड के उसे हम ट्रिम करते हैं और उसको कन्वर्ट करते हैं टू दी रिक्वायर्ड डायमेंशन ऑफ दी साइज। एज वेल एज जो स्कोरिंग ऑपरेशन हमने देखा था कि जहाँ पे उस एरिया पे किया जाता है जहाँ पे हम जो बोर्ड है उसको हम फोल्ड करेंगे, यानी जो फ्लैप्स है वो हम जब जिस एरिया में हम उसको फोल्ड करेंगे उस डायरेक्शन में ये स्कोरिंग ऑपरेशन किया जाता है। ओके, सो लास्टली जो स्लिटिंग एंड जो हमारा स्कोरिंग ऑपरेशन है उसके बाद जो लास्ट ऑपरेशन होती है वो होती है जो हमारा बोर्ड है उसे राइट डायमेंशन में कट करना। उसे हम बाय कट ऑफ नाइफ से उसे कट करते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लैंक फॉर्मेशन। यानी जो हमारी रिक्वायर्ड साइज़ है, जो लेंथ एंड विड्थ है, जो हमारी रिक्वायर्ड साइज़ है उसे हम कट करते हैं थ्रू दी कट ऑफ नाइफ। सो जो हम कंटिन्यूस जो बोर्ड होता है उसको कट करने के बाद जो हमारी ब्लैंक होती है उसके ऊपर हम फर्दर ऑपरेशंस करते हैं जैसे कि डाई कटिंग एंड प्रिंटिंग। सो ये था डिटेल लेक्चर ऑफ प्री प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग
कोरोगेटेड बोर्ड। सो इसके बाद जो वीडियो है वो हम देखेंगे कि जो बोर्ड फॉर्मेशन यानी जो ब्लैंक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस किया जाता है जिसे हम पोस्ट प्रोसेस भी कहते हैं, लाइक डाई कटिंग, या उसके ऊपर हमें अगर प्रिंटिंग करनी है तो वो कैसे किया जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल। तो आई होप आपके जो कंसेप्ट है रिगार्डिंग दी कोरोगेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वो क्लियर हो चुके हैं। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें और सब्सक्राइब करें वी सिंप्लीफाई चैनल को। और अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप प्लीज़ इसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए।